मर गए, भागो यहाँ से। मैंने डर से कांपती हुई अपनी दोस्त पलक से कहा। मेरी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे मेरे ही शब्द मुझसे छुपना चाहते हो। मैंने घबराहट में अपना चेहरा दुपट्टे में इस तरह छुपाने की कोशिश की जैसे उस पतले से कपड़े के पीछे मैं अपनी पहचान, अपना डर और अपनी किस्मत सब कुछ छुपा लूंगी। मेरा दिल मेरी पसलियों से इतनी जोर से टकरा रहा था कि मुझे सच में लगा अगर कोई पास खड़ा हुआ तो मेरी धड़कनों की आवाज़ साफ सुन लेगा। हम दोनों होटल की खूबसूरत लॉबी से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से बढ़ रही थी, लेकिन जितनी तेजी से मेरे पैर आगे बढ़ रहे थे उतनी ही तेजी से मुझे महसूस हो रहा था कि ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है, जैसे हर कदम मुझे किसी गहरी खाई की तरफ ले जा रहा हो। लेकिन शायद किस्मत को मेरा इस तरह बचकर निकल जाना मंजूर ही नहीं था। शीशे की ऊंची दीवार के उस पार वो बैठा हुआ था, यश राज, खानदान का सबसे बड़ा वारिस, सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा घमंडी और सबसे ज्यादा बेरुखा इंसान, जिसके नाम से ही लोग संभल कर सांस लेते थे। वो दो फॉरेन कंट्री के क्लाइंट्स के साथ गहरी बिजनेस मीटिंग में बिजी था। उसके चेहरे पर वही जमी हुई गंभीरता, वही रोब, वही खामोश खतरनाक सन्नाटा फैला हुआ था जो पूरे खानदान को एक इशारे पर चुप करा देता था। उसकी निगाहें सामने रखी फाइलों पर टिकी हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कागज नहीं बल्कि मुझे पढ़ रहा है, जैसे उसकी नजरें शीशे को चीरती हुई सीधे मेरे वजूद तक पहुंच रही हो। जैसे मैं जहां भी छुप जाऊं वो मुझे ढूंढ ही लेगा। काव्या, जल्दी करो, पलक ने मेरा बाजू खींचते हुए कहा और हम दोनों लगभग भागते हुए होटल के शीशे के दरवाजे से बाहर निकले और सीधा पार्किंग की तरफ दौड़े। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि गाड़ी की चाबी पकड़ना भी मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। इग्रेशन में चाबी डालते समय मेरी उंगलियां बार बार फिसल रही थी, जैसे वो भी मेरा साथ छोड़ देना चाहती हो। मैंने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि मैं एक्सीलेटर पर पैर रखती, ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा एक जोरदार झटके के साथ खुल गया। मैंने सर उठाया और मेरी सांसें सीने में ही जम कर रह गईं। सामने यश खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से की ऐसी लाल चमक थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसका खामोश गुस्सा ही सबसे ज्यादा खतरनाक था। यश। मेरे होठों से उसका नाम टूटते हुए और बिखरे हुए शब्दों में निकला। मेरा गला सूखकर कांटा बन चुका था। मेरी आवाज जैसे कहीं अंदर ही कैद हो गई थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस मेरा बाजू इतनी मजबूती से पकड़ा कि मुझे लगा कि मेरी कलाई उसी पल टूट जाएगी। उसकी उंगलियों की पकड़ लोहे की जंजीर जैसी थी। उसने मुझे बेरहमी से गाड़ी से बाहर खींच लिया। मैं लड़खड़ा गई, मेरी एड़ी मुड़ी और मैं गिरते गिरते बची। पलक डर के मारे अपनी सीट पर पत्थर की मूर्ति की तरह जमी रह गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। और यश बिना मेरी परवाह किए मुझे वापस उसी होटल की तरफ घसीटता हुआ ले जा रहा था। हर कदम पर मेरी कलाई में दर्द की लहर दौड़ रही थी। मुझे सच में महसूस हो रहा था कि अगर उसने पकड़ ढीली नहीं की तो मेरी हड्डी चटक जाएगी। वो मुझे सीधा अपनी उसी मेज तक ले आया जहां उसके क्लाइंट्स अभी भी बैठे थे। उनके चेहरों पर साफ हैरानी थी। पहले उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरी बिखरी हालत, मेरा डरा हुआ चेहरा, मेरी कांपती उंगलियां, और फिर उन्होंने यश को देखा जो पूरी तरह शांत और अपने ऊपर काबू रखे हुए खड़ा था, जैसे ये सब कुछ उसकी नज़र में बिल्कुल आम हो। माफ़ कीजिएगा, उसने अपने क्लाइंट से इतने ठंडे लहजे में कहा जैसे अभी उसने मुझे पार्किंग से खींचकर नहीं लाया हो, जैसे मेरी सांसें अब भी बेकाबू नहीं थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा हक था, एक ऐसा दावा जिसे कोई चुनौती दे सकता था। उसने मेरी कलाई को और कसते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली मिसेज हैं। उस एक पल में मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे सर पर गिर पड़ी हो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मेरे अंदर डर, गुस्सा, बेइज्जती और बेबसी का ऐसा तूफान उठा जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उस पल मुझे साफ समझ आ गया कि मैं उससे दूर भागने की कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन यश राज से खुद को बचा पाना शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ये बात मेरे सर पर सच में बम की तरह गिरी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने भीड़ के बीच खड़े होकर मेरी पूरी जिंदगी का फैसला सुना दिया हो। मैंने आंखें फाड़कर यश को देखा। ये क्या कह रहा है? क्या इसका दिमाग ठीक है? क्या इसे होश भी है कि ये क्या ऐलान कर रहा है?
मैं कुछ बोलने ही वाली थी, मेरा गुस्सा मेरे डर पर भारी पड़ने ही वाला था कि तभी उसने अपना एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और हल्का सा दबाव डाला। वो दबाव हल्का ज़रूर था, लेकिन उसके पीछे की ताकत और मतलब बेहद गहरा था। वो कोई आम छूना नहीं था, वो एक खामोश धमकी थी, एक सख्त हुक्म था कि अपनी ज़ुबान बंद रखो और उतना ही बोलो जितना मैं चाहूँ। उसके हाथ की वो गर्माहट नहीं, बल्कि जलन थी, जिसने मेरे पूरे वजूद को हिला दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक शहर दौड़ गई, मेरी सांसें उलझ गई और मुझे सच में लगा जैसे मेरी जान मेरे शरीर से निकलती जा रही हो। 32 साल का वो यशराज सिर्फ अपने खानदान का बड़ा वारिस नहीं था, बल्कि इस शहर के सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक था। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसकी कंपनियां करोड़ों का सौदा एक इशारे पर तय कर देती थी, और एक उभरता हुआ पॉलिटिशियन जिसकी एक मुस्कान पर लोग सपोर्ट देने को तैयार हो जाते थे। उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा रोब और एक ऐसा दबदबा था कि बड़े बड़े लोग भी उसके सामने शब्द तोलकर बोलते थे। उसकी आंखों में हमेशा एक हिसाब किताब चलता रहता था, जैसे सामने खड़ा इंसान भी उसके लिए किसी फाइल की तरह हो, जिसे वो पल में पढ़ ले। जब वो सिर्फ 15 साल का था, तब एक दर्दनाक कार हादसे में उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया था। उस हादसे ने एक मासूम लड़के को एक झटके में वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में बचपना नाम की कोई चीज नहीं बची थी। तब उसके सबसे छोटे चाचा करणवीर और चाची प्रज्ञा ने उसे अपने साय में ले लिया था। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने यश को सिर्फ भतीजा नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर पाला। उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, उसके हर आंसू को गिरने से पहले पोंछा, उसके हर जख्म पर मरहम रखा और उसे इस काबिल बनाया कि वो किसी के सामने झुके नहीं। समय बीतता गया और जब यश बड़ा हुआ तो करणवीर चाचा ने पूरे भरोसे के साथ अपना कारोबार उसके हवाले कर दिया। बहुत लोगों को लगा था कि इतनी कम उम्र में वो इतना बड़ा बोझ संभाल नहीं पाएगा, लेकिन यश ने सबको गलत साबित कर दिया। उसने ना सिर्फ बिजनेस को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए प्रोजेक्ट, नई पहचान और नई ताकत उसने अपने नाम के आगे जोड़ ली, और फिर राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया, जहां उसके हौसले, उसकी तेज दिमागी और उसके बेखौफ फैसले लेने की आदत ने उसे बहुत कम वक्त में भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। पूरे खानदान में उसके जैसा कोई नहीं था, इसलिए हर छोटा बड़ा मसला आखिरकार उसी के दरवाजे तक पहुंचता था, और उसका फैसला पत्थर की लकीर माना जाता था, क्योंकि वो जज्बातों से नहीं, बल्कि पुख्ता सोच और पक्के इरादों से फैसला करता था। पहले वो अपने तीनों चाचाओं और उनके परिवारों के साथ राज हाउस में रहता था, जहां हर दीवार पर पुरखों की तस्वीरें और परंपराओं का साया था। लेकिन जब उसने कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ ली, तो उसने शहर के सबसे अच्छे इलाके में अपने लिए एक खूबसूरत महल जैसा घर बनवाया, जो किसी शाही हवेली से कम नहीं था। वो मेंशन हर मॉडर्न सहूलियत से भरा था। ऊंचे फाटक, संगमरमर की फर्श, झूमरों से जगमगाते हॉल, गार्डन, स्विमिंग पूल, प्राइवेट ऑफिस और हर कोने पर तैनात सिक्योरिटी। वहाँ नौकरों की एक पूरी फौज हर वक्त उसके एक इशारे के इंतजार में खड़ी रहती थी। लेकिन वो उस महल में अकेला नहीं गया था, वो अपने साथ करणवीर चाचा और चाची प्रज्ञा को भी लेकर गया, क्योंकि उसकी जिंदगी में अगर किसी की सच्ची अहमियत थी, तो वो सिर्फ वही दो लोग थे, जिन्होंने उसे टूटने नहीं दिया, जिन्होंने उसे माँ बाप की कभी कमी महसूस नहीं होने दी, और जिन्होंने उन्हें सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बहादुर बनना सिखाया। और आज वही इंसान मेरी कमर पर हाथ रखे पूरे हौसले से दुनिया के सामने मुझे अपनी होने वाली पत्नी अनाउंस कर रहा था, और मैं उसके सामने खड़ी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरी जिंदगी की शुरुआत है या किसी ऐसे तूफान का दरवाज़ा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। मैंने उस पर खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच ये है कि अंदर से मैं पूरी तरह बिखर चुकी थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, मेरी सांसें सीने में अटक रही थी, मेरे होठ हल्के से खुले, जैसे मैं अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ, जैसे मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या है, ये तमाशा क्या लगा रखा है। यश, क्या समझते हैं आप खुद को? मेरी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद वहाँ मौजूद भीड़ में से कि कोई और उसे सुन भी नहीं सकता था। वो सिर्फ उसी के लिए थी, उसी आदमी के लिए जिसने बिना मुझसे पूछे मेरी जिंदगी का ऐलान कर दिया था। उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस एक बेहद हल्की और नपी तुली मुस्कान के साथ अपने क्लाइंट से हाथ मिलाया, मीटिंग खत्म की जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
मेरी कलाई पर अपनी उंगलियों की पकड़ और कस दी। उसकी उंगलियां मेरी नब्ज पर थी और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मेरी धड़कनों की रफ्तार तक को कंट्रोल करना चाहता है। चलो, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में ऐसा हुक्म, ऐसा हक और ऐसी आदत थी कि मेरे पैर मेरी मर्जी के बिना उसके पीछे चल पड़े। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। पलक वही खड़ी रह गई। उसकी आंखों में डर था, बेबसी थी और एक ऐसी खामोश माफी जैसे वो कहना चाहती हो कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। होटल की चमचमाती लॉबी से गुजरते हुए मुझे लग रहा था जैसे हर नज़र मेरे ऊपर गड़ी हुई हो, जैसे लोग मुझे देख रहे हो, मुझे परख रहे हो। मेरे किरदार, मेरे फैसले, मेरी खामोशी, सबका हिसाब लगा रहे हो और मैं बस उसकी पकड़ में बंधी हुई खींची चली जा रही थी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी दुनिया की कोई चीज़ हूँ। बाहर आकर उसने मुझे सीधा अपनी काली गाड़ी के पास रोका, दरवाज़ा खोला और बिना मेरी तरफ देखे इशारा किया, बैठो। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ठंडी थी, जैसे बर्फ़ की परत में लिपटा हुआ पत्थर। मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा। आपने जो कहना था कह दिया, अब मुझे जाने दीजिए। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो झुककर मेरे बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि मुझे उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। काव्या, मैंने कहा ना बैठो। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, एक खतरनाक यकीन, जैसे उसे पहले से पता हो कि आखिर मैं वही करूंगी जो वो चाहता है। और सच यही था, मैंने वही किया। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ और उस आवाज़ के साथ मुझे लगा जैसे मेरी आज़ादी भी उसी पल बंद कर दी गई हो। गाड़ी चल पड़ी। अंदर कुछ देर तक इतनी गहरी खामोशी रही कि मुझे अपनी ही सांसें बोझ लगने लगी। आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। आपको क्या लगता है, आप जो चाहेंगे वही होगा? आप किसी को भी सबके सामने अपनी पत्नी इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो लड़की बिना कुछ कहे मान जाएगी। गाड़ी अचानक जोरदार ब्रेक के साथ रुकी। मैं आगे की तरफ झटके से बढ़ी, लेकिन सीट बेल्ट ने मुझे रोक लिया। उसने बहुत धीरे से मेरी तरफ देखा, जैसे हर सेकंड को लंबा खींच रहा हो। तुम्हें लगता है मैंने जो किया वो अचानक था? उसकी आवाज़ में चुनौती थी। मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं था। मैं तुम्हें जानता हूँ काव्या, तुम जितना सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा जानता और समझता हूँ। उसके शब्द सीधे मेरे दिल पर लगे। मैं आपको नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ, मैंने तुरंत कहा। मेरे अंदर की आखिरी दीवार भी जैसे टूट रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो खुशी की नहीं थी, वो किसी चाल की तरह थी। जान जाओगी, उसने कहा और उन तीन शब्दों ने मेरे अंदर एक गहरा डर बिठा दिया। कुछ देर बाद गाड़ी उसके मेंशन के सामने रुकी। वो जगह सच में किसी शाही महल से कम नहीं थी। ऊंचे गेट, कड़ी सिक्योरिटी, हर तरफ फैला हुआ सन्नाटा, जैसे वहां सिर्फ उसी की मौजूदगी मायने रखती हो और बाकी सब सिर्फ उसके हुक्म को मानने के लिए हो। मैंने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ नहीं उतरूंगी। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा खोला और इस बार मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ पहले जैसी बेरहम नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा अटल फैसला था जिसे मैं खुद को छुड़ा नहीं पाई। अंदर कदम रखते ही एक सजी हुई सलीकेदार औरत तेज कदमों से हमारी तरफ आई। यश, ये सब क्या है? उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो रुक गई। उनकी आंखों में सवाल भी था और चिंता भी। चाची, यश ने शांत लहजे में कहा, मिलिए, ये काव्या है। तब उन्होंने मुझे गौर से देखा, लेकिन उस नज़र में कोई ताना नहीं था, कोई बेइज्जती नहीं, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। बेटा, तुम ठीक हो? उन्होंने धीमे से पूछा। बस इस एक सवाल ने मेरे अंदर जमा हुआ सारा दर्द हिला दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने सर झुका लिया, क्योंकि अगर मैं एक पल भी और उन्हें देखती तो शायद वही रो पड़ती। यश ने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ सा था, जैसे वो मेरी कमजोरी को नहीं बल्कि मेरी हालत को देख रहा हो। लेकिन वो पल बहुत छोटा था। चाची, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दीजिए, ये यही रहेंगी। मैं कहीं नहीं रुकने वाली। मेरी आवाज़ इस बार साफ थी, ऊंची थी और उसमें डर से ज्यादा गुस्सा था। पूरा हॉल खामोश हो गया। यश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने आकर रुका। काव्या, अब तुम जहाँ भी जाओगी वो मैं तय करूँगा। उसकी ये बात सुनकर इस बार मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ जाग गया। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी कि मैं आपकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से जीती हूँ। शायद पहली बार किसी ने यशराज को इस तरह जवाब दिया था और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ जबरदस्ती की कहानी नहीं है, ये दो जिद्दी इरादों की टक्कर है।
दो लोगों का सामना है जो एक दूसरे को मिटा भी सकते हैं और शायद एक दूसरे को पूरा भी कर सकते हैं। यही वो पल था जहां हमारी असली कहानी ने जन्म लिया। एक जिद, एक आग और एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत नफरत से हुई थी, लेकिन जिसका अंजाम अभी किस्मत ने भी तय नहीं किया था। उस रात में उस कमरे में अकेली बैठी थी। वो कमरा किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं था। नर्म कालीन, ऊंची छत, झूमर की हल्की रोशनी, दीवारों पर महंगी पेंटिंग और हर कोने में सलीके की चमक। लेकिन फिर भी मुझे वो चार दीवारी एक खूबसूरत कैदखाना लग रही थी। बाहर से सब कुछ अच्छा था, पर अंदर से सब कुछ घुटन भरा। मैंने खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। बाहर लंबे घने पेड़ थे, जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड्स की परछाइयाँ इधर उधर घूम रही थी। पूरा माहौल इतना परफेक्ट था कि डर और गहरा हो गया था, क्योंकि जहाँ सब कुछ कंट्रोल में दिखता है वहाँ सबसे ज़्यादा ही राज छुपा होता है। लेकिन असली तूफान बाहर नहीं, मेरे अंदर चल रहा था। मैं यहाँ क्यों हूँ और वो मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैं कोई खास नहीं थी, न किसी अमीर खानदान से, न किसी राजनीतिक घराने से, न मेरे नाम के साथ कोई ताकत जुड़ी हुई थी। मैं तो बस काव्या थी, एक आम सी मिडिल क्लास लड़की जिसके सपने भी उसकी हैसियत के हिसाब से पले थे। मेरे पापा एक स्कूल में टीचर थे, ईमानदार, सख्त लेकिन दिल से बेहद नर्म। और मम्मी एक सादा सी हाउसवाइफ जिन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि इज्जत और मेहनत सबसे बड़ा धन है। हमारे घर में बड़े सपने देखने की मनादी नहीं थी, लेकिन उन्हें पाने के लिए शॉर्टकट लेने की इजाज़त कभी नहीं थी। मैंने मेहनत से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप पर कॉलेज पूरा किया और फिर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी शुरू की। वही मेरी मुलाकात पलक से हुई, जो धीरे धीरे मेरी सबसे करीबी दोस्त बन गई। हम दोनों बड़े कॉरपोरेट इवेंट संभालते थे। स्टेज लाइट्स, गेस्ट लिस्ट, मीडिया कवरेज, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी होती थी। और उसी सिलसिले में हम उस होटल में थे जहां मेरी जिंदगी ने अचानक करवट ले ली। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पहली बार नहीं था जब मैंने यश को देखा था, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा डरा रही थी। करीब 2 महीने पहले एक छोटे से एनजीओ इवेंट में हमें वॉलंटियर के तौर पर भेजा गया था। वहाँ अनाथ बच्चों के लिए फंड अरेंजिंग हो रही थी। माहौल सादा था, सजावट आम थी, लेकिन बच्चों की हंसी सच्ची थी। और वही मैंने उसे पहली बार देखा। वो सूट बूट में नहीं था, बल्कि नॉर्मल कपड़ों में बच्चों के बीच जमीन पर बैठा हुआ था। उनके साथ हंस रहा था, उनके सर पर हाथ फेर रहा था। उस पल मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही यशराज है जिसके नाम से लोग कांपते हैं। मैं दूर खड़ी उसे देख रही थी और मेरे मन में पहली बार ये सवाल उठा था कि क्या सच में हर ताकतवर इंसान अंदर से इतना ठंडा होता है, या दुनिया उसे ऐसा बना देती है। लेकिन उसी दिन मुझसे एक गलती हो गई। इवेंट खत्म होने के बाद मैंने गुस्से में आकर बिना उससे जाने सबके सामने ये कह दिया था कि आप जैसे बड़े लोग सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं, साथ में मदद करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। उस पल वहाँ सन्नाटा छा गया था। सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने अपनी हद पार कर दी हो, लेकिन वो बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वहाँ एक अजीब सी दिलचस्पी थी, जैसे उसे किसी नए किरदार से सामना हुआ हो। और फिर वो बिना कुछ कहे चला गया। मैंने समझ लिया था कि वो चैप्टर वही खत्म हो गया, लेकिन असल में वो शुरुआत थी। मुझे पता ही नहीं चला कब उसने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया। मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे पापा कौन हैं, मैं किस कंपनी में काम करती हूँ, मैं किन सपनों के साथ जीती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं पहली लड़की थी जिसने उसके नाम से इम्प्रेस होने के बजाय उसे गलत कहा था। और शायद उसकी दुनिया में ये नई बात थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। प्रज्ञा चाची की आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने धीरे से हाँ कहा। वो अंदर आई, उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने बेहद प्यार से पूछा, कुछ खाया नहीं तुमने? डर लग रहा है क्या? तब मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों ने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, यश जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और मैं हल्का सा हंसी। बोली, चाची आपने देखा नहीं आज उसने क्या किया? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, देखा है, लेकिन वो जो करता है उसके पीछे हमेशा कोई वजह होती है। मैंने तुरंत पूछा, तो मेरी क्या वजह है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये जवाब तुम्हें उससे ही मिलेगा। और वो चली गई। फिर रात के करीब 11 बजे दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला और मैं समझ गई कि वो आ चुका है। यश अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और कुछ सेकंड तक हम दोनों के बीच सिर्फ नज़रों की खामोशी बातचीत चलती रही। फिर उसने कहा, तुम्हें जवाब चाहिए था ना?
वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने आकर रुक गया। तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे होठ सूख गए। क्या मतलब? उसने साफ शब्दों में कहा। ये शादी असल में एक डील है। मुझे चुनाव में एक साफ इमेज चाहिए। एक ऐसी पत्नी जो सादगी की मिसाल हो, जिस पर लोग भरोसा करें, जिसका बैकग्राउंड बेदाग हो। मेरे अंदर आग भड़क उठी। तो मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट हूँ। उसने तुरंत कहा। नहीं, तुम मेरे लिए एक ज़रूरत हो, और शायद उससे ज़्यादा भी। मैंने तीखे लहजे में पूछा, मतलब? तो उसने कहा, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, जिसने मुझे चुनौती दी और बिना डरे मेरे सामने खड़ी हो गई। और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो मेरे सामने झुकते नहीं, क्योंकि वही लोग मेरे बराबर खड़े हो सकते हैं। मैंने कहा, अगर आप पूछते तो मैं मना कर देती। वो हल्का सा झुका और बोला, इसलिए तो नहीं पूछा। मैंने कहा, और अब भी मना करती हूँ। इस बार उसने जेब से फ़ोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर मेरे पापा की तस्वीर थी। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने शांत आवाज़ में कहा, घबराओ मत, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर ये सब दिखाने का मतलब क्या है? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब साफ है काव्या, तुम ये शादी करोगी क्योंकि तुम्हें मजबूर किया गया है, या तुम ये शादी करोगी क्योंकि तुम खुद ये फैसला लोगी? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। मैं समझ गई थी, ये सिर्फ रिश्ता नहीं था, ये ताकत और टॉर्चरिंग का खेल था। एक ऐसी शतरंज जहां हर चाल सोच समझकर चली जाती है। और अब मेरी बारी थी। मैं मोहरा बनूंगी या खिलाड़ी, ये फैसला मुझे करना था। क्योंकि सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन नहीं था, वो यश राज था। और उसके सामने टिके रहने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि अपनी पहचान पर विश्वास चाहिए था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी, और बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। क्या मैं सच में फंस चुकी हूँ, या अभी भी मेरे पास कोई रास्ता बचा है? यश की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। वो मुझे तोड़ना नहीं चाहता, वो मुझे झुकाना चाहता था। और टूटना और झुकना दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं। टूटने के बाद इंसान बिखर जाता है, लेकिन झुकने के बाद उसे अपनी ही नज़रों में गिरना पड़ता है। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। जब मैंने खुद से एक वादा किया, मैं झुकूंगी नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे लड़ूंगी भी नहीं। अगर यश ये खेल खेल रहा है तो मुझे उसके रूल समझने होंगे, उसकी चालें पहचाननी होंगी, और फिर अपनी चाल चलनी होगी। करीब 9 बजे दरवाज़ा खुला। एक मेड अंदर आई और झुककर बोली, मैम, साहब ने आपको नीचे बुलाया है। उसके मुंह से मैम सुनकर मुझे अजीब सा झटका लगा, जैसे एक रात में मेरी पहचान बदल दी गई हो, जैसे मैं काव्या से अचानक किसी और में बदल गई हूँ। फिर मैं नीचे ड्राइंग हॉल में पहुंची। वो वहाँ बैठा हुआ था, सुकून के साथ, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। टेबल पर सजा हुआ नाश्ता, अखबार उसकी उंगलियों में, और चेहरे पर वही ठंडा बेरुखापन। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, आपको बात करनी थी। उसने अखबार मोड़ा और बिना किसी जल्दबाजी से बोला, बैठो। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं खड़े खड़े भी बात कर सकती हूँ। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे उसे मेरा ये तेवर पसंद आया हो। उसने कहा, ठीक है, तो खड़े खड़े ही सही बोलो। मैंने गहरी सांस लेकर साफ शब्दों में कहा, ये शादी नहीं होगी। मेरी इस बात पर कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर उसने बहुत आराम से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और बोला, वो तो हो चुकी है। उसके ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उसने टेबल पर रखा अखबार मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। पहले ही पन्ने पर बड़ी हेडलाइट थी, यंग इंडस्ट्रियल्स और उभरते नेता यशराज की सगाई एक रहस्यमय लड़की बनी, उनकी होने वाली पत्नी। मेरी तस्वीर उसके साथ। कल होटल वाली तस्वीर। मेरे हाथ कांपने लगे। ये झूठ है, मैंने कहा। उसने शांत लहजे में जवाब दिया, लेकिन दुनिया के लिए ये सच है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। आपने मेरी जिंदगी मजाक बना दी है। इस बार उसका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। मजाक नहीं, फैसला था। मैंने गुस्से में अखबार टेबल पर फेंक दिया। आपको कोई हक नहीं है। तभी वो अचानक खड़ा हुआ और मेरे बेहद करीब आकर रुक गया। हक तो मैं खुद बनाता हूँ काव्या। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा भरोसा था जो किसी कानून से कम नहीं लगता था। डर फिर से मेरे अंदर जागा, लेकिन इस बार मैंने पीछे कदम नहीं लिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो सुन लीजिए, मैं ये सब मानने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, यही तो चाहता हूँ मैं।
मैं चौंक गई। क्या तुम्हारा ये जिद्दीपन? अगर तुम इतनी आसानी से मान जाती तो शायद मैं तुम्हें यहाँ लाता ही नहीं। मैं उलझ गई। आप आखिर चाहते क्या हैं? उसने साफ जवाब दिया, एक समझौता। 6 महीने तुम मेरे साथ इस रिश्ते में रहोगी, सबके सामने मेरी मंगेतर, फिर पत्नी बनकर, और 6 महीने बाद तुम आज़ाद। मेरी धड़कन तेज हो गई और उसके बाद उसने जो कहा उसने मुझे और भी चौंका दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं जब तक तुम खुद ना चाहो, और अगर मैंने मना कर दिया, मैंने धीमे लहजे में पूछा, तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा मुझसे, इस सिस्टम से और उस सच्चाई से जो मैं सामने ला सकता हूँ। वो सीधी धमकी नहीं दे रहा था, लेकिन उसके शब्दों में ताकत थी, और वो ताकत किसी भी आम इंसान की दुनिया हिला सकती थी। मैंने आंखें बंद की। मम्मी पापा का चेहरा सामने आया, उनका भरोसा, उनकी सादगी, उनका सर ऊंचा रखने का सबक। और फिर मैंने आंखें खोली। ठीक है, वो चुपचाप मुझे देखता रहा। मैं समझौता मानती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसकी भौं हल्की सी उठी। बोलो। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। इस घर में, इस रिश्ते में मैं आपकी कठपुतली नहीं बनूंगी। और अगर आपने मेरी फैमिली को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सबके सामने सच बता दूंगी। कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद उसने सर झुकाया और कहा, डील। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं कुछ सेकंड उसे देखती रही और फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसकी पकड़ इस बार सख्ती नहीं थी, उसमें एक अजीब सा बैलेंस था, जैसे दो बराबरी के खिलाड़ी एक खेल की शुरुआत कर रहे हों। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 6 महीने सिर्फ एक समझौता नहीं होंगे। ये वो समय होगा जो मुझे यश राज के उस चेहरे से मिलवाएगा जिसे दुनिया नहीं जानती, और शायद मैं भी नहीं जानना चाहती थी, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ इंसान को बदल देती हैं, और मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मैं बदलूंगी या उसे बदल दूंगी। उसके डील कहने के बाद कमरे में जो खामोशी फैली, वो सिर्फ कुछ पलों की चुप्पी नहीं थी, वो जैसे हमारे बीच एक अनकहा कॉन्ट्रैक्ट था। एक ऐसी शुरुआत जिसमें भरोसा नहीं था, लेकिन बराबरी की एक सख्त लकीर जरूर खींच दी गई थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया और एक कदम पीछे हट गई। इस बार मैंने साफ महसूस किया कि डर अभी भी मेरे अंदर है, लेकिन मैं बिखर नहीं रही, मैं टूट नहीं रही, मैं खड़ी हूँ। मुझे घर जाना है, मैंने साफ कहा। मुझे मम्मी पापा से मिलना है और उन्हें ये सब मैं खुद बताऊंगी। तो उसने बिना बहस किए सर हिला दिया। तैयार हो जाओ, मैं खुद छोड़ने चलूंगा। उसका ये व्यवहार मुझे उलझा रहा था। कल तक जो आदमी मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आया था, आज वही बिना सवाल किए मेरी बात मान रहा था, जैसे वो मुझे टाइम दे रहा हो या शायद मुझे परख रहा हो। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों गाड़ी में थे। रास्ते भर खामोशी रही, लेकिन इस बार वो दम घुटने वाली नहीं थी, वो सोचों से भरी हुई थी। मैं खिड़की के बाहर देखते हुए खुद को मजबूत बना रही थी। आज सच बोलना है, बिना डरे, बिना छुपे। जब गाड़ी मेरे छोटे से घर के सामने आकर रुकी तो मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। वही पुराना दरवाज़ा, वही आंगन, वही तुलसी का पौधा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मैं वैसी नहीं रही। मैंने दरवाज़ा खोला, उतरने ही वाली थी कि उसकी आवाज़ आई, काव्या। मैंने मुड़कर देखा। डरो मत, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान कड़वी थी। आपने जो करना था वो पहले ही कर चुके हैं। मैं बिना और कुछ सुने घर के अंदर चली गई। दरवाज़ा खुलते ही मम्मी सामने थी, उनके हाथ में अखबार था और आंखों में घबराहट। काव्या, ये सब क्या है? मैंने अखबार देखा, फिर उनकी आंखों में देखा। मम्मी, मुझे आप लोगों से बात करनी है। पापा भी अंदर से आ गए। ये लड़का कौन है? उनकी आवाज़ सख्त थी। मैंने गहरी सांस ली और सब बता दिया। होटल में क्या हुआ, उसने सबके सामने क्या कहा, 6 महीने का समझौता, सब कुछ। उस लम्हे कमरे में सन्नाटा छा गया। मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी बेटी कोई खिलौना तो नहीं है। पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो खुद को समझता क्या है? मैंने धीरे से कहा, पापा, मैं मजबूरी में नहीं कर रही, ये फैसला मैंने खुद लिया है। इस पर वो दोनों चौंक गए। क्या? मैंने साफ कहा, मैं ये शादी 6 महीने के लिए करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? पापा की आवाज़ ऊंची हो गई। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी का खेल खेलोगी? मैं उनके पास गई, उनका हाथ थामा। पापा, मैं भाग नहीं रही, मैं लड़ रही हूँ। अगर मैं पीछे हट गई तो वो जीत जाएगा और मैं जिंदगी भर खुद को कमज़ोर समझूंगी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटियां फैसले लेने से डरती नहीं है। मम्मी ने भी कांपती आवाज़ में पूछा, वो तुम्हें खुश रखेगा? मैंने सच कहा, पता नहीं, लेकिन मैं खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी।
कुछ देर बाद पापा ने लंबी सांस ली। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो हम तुम्हारे साथ है बेटा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं थे, वो ताकत के थे। जब मैं बाहर आई तो यश अभी भी गाड़ी के पास खड़ा था। उसने मुझे देखा जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि अंदर क्या हुआ होगा। सब ठीक? उसने पूछा। मैंने सीधा कहा, मैं तैयार हूँ। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, तो अब तुम्हें भी तैयार रहना होगा उस दुनिया के लिए जहाँ हर कदम पर लोग तुम्हें परखेंगे। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, और आपको भी तैयार रहना होगा, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आपकी दुनिया में खो जाए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सच में बदल गई। मीडिया, कैमरे, सवाल, राज हाउस की चमक और लोगों की निगाहें, हर जगह मेरा नाम था, लेकिन मेरी सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी। धीरे धीरे मैं समझने लगी थी कि उसने मुझे सिर्फ अपनी इमेज के लिए नहीं चुना, उसकी नज़रों में कुछ और भी था। एक चुनौती, शायद एक ऐसी बराबरी की तलाश जो उसे पहले कभी नहीं मिली, और मैं उस सच के करीब जा रही थी। हर दिन थोड़ा और गहराई में उतरती हुई, लेकिन हर कदम पर खुद को याद दिलाते हुए कि मैं यहाँ मजबूरी में नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी शर्तों पर हूँ। और अगर ये खेल है तो मैं भी खिलाड़ी हूँ, मोहरा नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा मेंशन रोशनी से नहीं उठा था। हर दीवार पर सजे फूलों की झालरें हल्की सी हवा के साथ झूम रही थी। चमेली और गुलाब की मिलीजुली खुशबू माहौल में ऐसी घुली थी जैसे हर सांस किसी नई शुरुआत का ऐलान कर रही हो। बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही थी, और अंदर शहनाई की मधुर धुन पूरे माहौल को किसी ग्रैंड सेलिब्रेशन में बदल रही थी। मेरे कमरे में भी तैयारियों की हलचल थी। मेकअप आर्टिस्ट लास्ट टचअप दे रही थी। लाल रंग का भारी लहंगा जिसकी कढ़ाई रोशनी में चमक रही थी मेरे सामने सजा हुआ था। गहनों की चमक मेरी सादगी को ढक लेने को तैयार थी। सब कुछ परफेक्ट था, हर चीज़ वैसे ही जैसे किसी बड़े घर की बहू की शादी में होती है। लेकिन मैं आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी, और मन ही मन पूछ रही थी, क्या ये सच में मेरी शादी है? क्या ये वही सपना है जो हर लड़की अपने बचपन में देखती है, या ये बस एक रोल है जिसे मुझे निभाना है? एक समझौता, एक फैसला, एक स्टेजरी। प्रज्ञा चाची धीरे से मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। उनकी उंगलियों में अपनापन था। बहुत सुंदर लग रही हो काव्या। मैंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मेरी आंखों में सवाल थे। चाची, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या घबराई हुई। उन्होंने गहरी नज़रों से मुझे देखा और शांत लहजे में कहा, कुछ रिश्ते समय लेकर बनते हैं, और कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्हें निभाने की नीयत कितनी सच्ची है। उनकी बात मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गई। उधर यश भी तैयार हो रहा था। क्रीम रंग की शेरवानी में वो हमेशा की तरह तैयार था और अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक चमक भी थी, जैसे वो खुद से कोई सवाल कर रहा हो। करणवीर चाचा उसके पास आए और धीमे लहजे में बोले, श्योर है ना जो कर रहा है? यश ने आईने में अपनी परछाई को देखते हुए जवाब दिया, ज़रूरी है चाचा। चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ज़रूरी है या फिर पसंद है? कुछ देर के लिए वो चुप रहा। उसकी पलकों में जैसे कोई कन्फेशन अटक गई हो। फिर उसने कहा, दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो खुद उस फ़र्क को पूरी तरह नकार नहीं पा रहा। मंडप सजा हुआ था। अग्नि की लो जली थी। मेहमानों की फुसफुसाहट और कैमरों की क्लिक के बीच सब कुछ किसी बड़े पॉलिटिक इवेंट जैसा लग रहा था। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो एक पल के लिए समय ठहर गया। सबकी नज़रें मुझ पर टिक गई। मैंने धीरे से सर उठाया और सामने यश को देखा। उसकी नज़रें इस बार ठंडी नहीं थी, उनमें एक ध्यान था, जैसे वो पहली बार मुझे सच में देख रहा हो, सिर्फ एक फैसले के रूप में नहीं, बल्कि एक औरत के रूप में। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नजरें झुका ली। फेरे शुरू हुए, मंत्रों की आवाज़, अग्नि की लपटें और हमारे जुड़े हुए हाथ। जब उसने मेरा हाथ थामा तो उसकी पकड़ में इस बार हक नहीं था, एक नरमी थी, एक सावधानी, जैसे वो अनजाने में मुझे भरोसा देने की कोशिश कर रहा हो। हर फेरे के साथ मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतर रही थी, लेकिन साथ ही एक डर भी। कहीं मैं इस रिश्ते को सच मान बैठूं, कहीं मैं अपने लिमिट्स भूल ना जाऊं। इसी बीच कुछ बड़े नेता मंच के पास आए। उनमें से एक ने धीमे से यश के कान में कहा, इमेज बहुत मजबूत हो जाएगी। आप एक आम लड़की से शादी करके जनता का दिल जीत लेंगे। मैंने साफ सुन लिया। मेरे मन में कुछ चुभा तो ये सब सच था। मैं एक स्टेजरी थी,
एक तस्वीर थी, लेकिन तभी यश ने उसे शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने शादी जनता के लिए नहीं की, मैंने ये फैसला अपने लिए लिया है। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था, वो सीधा था, साफ था। उस पल मैंने उसे पहली बार एक नेता से अलग देखा। वो सिर्फ उसूलों वाला आदमी नहीं लगा, वो अपने फैसलों का भार उठाने वाला इंसान लगा। इसके बाद फेरे पूरे हुए, उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा। उस एक लम्हे में समय जैसे रुक गया, मेरी सांस अटक गई। वो पल एक्टिंग का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो सच्चाई जैसा महसूस हो रहा था। फिर रात को विदाई का समय आया। मम्मी मुझे गले लगाकर रो रही थी, उनका आंचल मेरे आंसुओं से भीग गया। पापा चुप खड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व और तकलीफ दोनों थे। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठी आंसू अपने आप बह निकले। मैंने चेहरा दूसरी ओर कर लिया ताकि यश ना देख सके, लेकिन उसने देख लिया। कुछ पल बाद बिना कुछ कहे उसने रुमाल मेरी ओर बढ़ा दिया। उसकी आंखों में आज कोई ठंडापन नहीं था, बस सपोर्टनेस थी, जैसे वो पहली बार मेरी तकलीफ को महसूस कर रहा हो। मैंने चुपचाप रुमाल ले लिया और फिर मेंशन पहुंचने के बाद स्वागत की रस्में, हंसी मजाक, शोर सब चलता रहा, लेकिन हमारे बीच एक अनकही दूरी बनी रही। रात को जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो पहले से वहाँ मौजूद था। मैं दरवाजे पर ठिठक गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उसके शब्द सिंपल थे, लेकिन उनमें रिक्वेस्ट थी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दावा नहीं। फिर मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई, वो दूसरी साइड पर रहा। उस रात हम एक ही कमरे में थे, लेकिन हमारे बीच एक दूरी थी जो ज़रूरी भी थी और सुरक्षित भी। फिर भी उस दूरी के बीच में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे, बिना बातों के, बिना उस बात को माने, हम एक दूसरे की अब्सेंस को महसूस करने लगे थे। राजनीति अपनी जगह चल रही थी, इमेज और स्टेजरी अपने रास्ते पर थी, लेकिन उन सबके बीच एक नया एहसास जन्म ले चुका था। एक ऐसा एहसास जिसे किसी मंच पर डिक्लेयर नहीं किया गया, जिसे किसी समझौते में लिखा नहीं गया। शायद वो विश्वास था, शायद अपनापन, और शायद प्यार भी। खैर, धीरे धीरे सब कुछ आम दिखने लगा था। कम से कम दुनिया की नज़रों में हर सुबह अखबार से पहले पन्ने पर हमारी मुस्कुराती हुई तस्वीर होती। हर शाम किसी न किसी मीटिंग, पार्टी या इवेंट में हमें साथ खड़ा होना पड़ता, और हर कैमरे के सामने में पूरे सलीके से यशराज की परफेक्ट पत्नी बनकर मुस्कुराती रहती। लेकिन उस चमकदार मुस्कान के पीछे एक सच्चाई थी। हम दोनों अब भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। एक ही घर में रहते थे, एक ही टेबल पर खाना खाते, एक ही कार में बैठकर बाहर जाते थे, लेकिन हमारे बीच एक अनकही दूरी हर वक्त सांस लेती रहती थी। शादी के तीसरे दिन पहली बार मुझे उसके साथ एक बड़े पब्लिक इवेंट में जाना था। हॉल बहुत बड़ा था, ऊंची छतों पर झूमर चमक रहे थे, मीडिया की भीड़ थी, कैमरों की फ्लैश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोग हमें देखने के लिए बेताब खड़े हुए थे। मैंने खुद जानबूझकर भारी कपड़े नहीं पहने, हल्की सी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल वैसी जैसे मैं हमेशा पहनती थी। सादगी में मुझे सुकून मिलता था। फिर जब मैं नीचे पहुंची तो वो पहले से तैयार खड़ा था, हमेशा की तरह, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो कुछ पल ठहर गया। उसने मुझे सर से पाँव तक देखा, जैसे वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ गलत है क्या? मैंने हल्की घबराहट के साथ पूछा। उसने धीमे से सर हिलाया। नहीं, तुम ठीक हो, बस दो शब्द। लेकिन उन दो शब्दों में एक अलग सा मतलब छिपा था, जैसे वो पहली बार मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देख रहा हो। इवेंट में पहुंचते ही कैमरे हमारी तरफ घूम गए। यश ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। इस बार उसकी पकड़ में कोई हार्डनेस नहीं थी, बल्कि एक समझदारी थी, एक साइलेंट अलर्ट कि हमें साथ खड़ा होना है। और मैंने भी बिना किसी झिझक के उसके साथ दिया। स्टेज पर जब वो स्पीच दे रहा था तो उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो डेवलपमेंट की बात कर रहा था, भरोसे की और जिम्मेदारी की बात कर रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मैं भीड़ को नहीं, उसे ही देख रही थी। मैं पहली बार उसे गौर से समझने की कोशिश कर रही थी। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, उसकी आंखों में सच्चाई भी थी। शायद इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। इवेंट खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई। उसके चेहरे पर अपनापन था। बेटा, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैंने उनकी बात पर एक फॉर्मल स्माइल दी, लेकिन वो आगे बोली, यश बाहर से जितना सख्त दिखता है अंदर से उतने ही अच्छा है। मैं चौंक गई। क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, बहुत सालों से। जब कोई नहीं था तब भी वो लोगों के लिए खड़ा रहा है। उनकी बात मेरे दिल में कहीं अटक गई। रात को जब हम मेंशन लौटे तो थकान शरीर से ज्यादा मन में थी। मैं कमरे में आकर बाल खोलकर चुपचाप बैठ गई।
कुछ देर बाद यश अंदर आया। आज उसकी चाल में भी थकावट थी, जैसे वो भी दिन भर की जिम्मेदारियों से घिरा हुआ हो। आज तुमने बहुत अच्छा संभाला था, उसने अचानक कहा तो मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? क्योंकि तुम कहीं भी बनावटी नहीं लगी, बस जैसी हो वैसी ही रही। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अच्छा है, मुझे भी नकली लोग पसंद नहीं है। ऐसा लगा जैसे हम पहली बार बिना किसी दीवार के बात कर रहे हों। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, अगर ये सब सिर्फ इमेज के लिए हैं तो आप इतना ध्यान क्यों रखते हैं मेरा? उस पल वो चुप हो गया, जैसे ये सवाल उसके अंदर कहीं गूंज गया हो। फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम सिर्फ इमेज नहीं हो। मेरी सांस कुछ पल को थम गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसी वक्त उसका फोन बज उठा। उसकी आवाज़ तुरंत बदल गई। सख्त प्रोफेशनल स्कीम और मीडिया कवरेज की बातें। मैंने नजरें फेर ली और खुद को याद दिलाया, ये सब असली नहीं है, ये बस 6 महीने का समझौता है। दिन गुजरते गए, हम साथ रहते, साथ दिखाई देते, लेकिन हर रात हमारे बीच वही दूरी बनी रहती। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बालकनी में आकर खड़ी हो गई और ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। नीचे पूरा शहर रोशनियों में डूबा हुआ था। नींद नहीं आ रही। मैंने मुड़कर देखा, यश मेरे पीछे खड़ा था। मैंने सर हिला दिया। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर हम दोनों बिना कुछ बोले शहर को देखते रहे। फिर उसने अचानक कहा, तुम खुश नहीं हो? ये सवाल नहीं था, ये एक कन्फेंस था। मैंने धीरे से पूछा, आप हैं खुश? तो वो चुप हो गया। उसने बहुत धीमे से कहा, पता नहीं। उस एक जवाब ने उसके सारे रोब को तोड़ दिया। वो पहली बार मुझे पूरी तरह इंसान लगा। उस रात मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों इस रिश्ते में अकेले नहीं हैं। हम दोनों ही उलझे हुए हैं, जिम्मेदारियों में, उम्मीदों में। धीरे धीरे हम एक दूसरे की खामोशियां पढ़ने लगे थे। लेकिन इस सब के बीच राजनीति का खेल रुकने वाला नहीं। हर दिन नई चालें चली जा रही थी और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में यही खेल एक ऐसा मोड़ लेगा जहां सिर्फ इमेज या समझौता नहीं, बल्कि हमारे दिलों का सच भी कसौटी पर रखा जाएगा। दिन बीतते जा रहे थे और कब वो 6 महीने का समझौता हमारी सांसों की लय में घुल गया, हमें खुद भी ठीक से याद नहीं रहा। शुरुआत में जो रिश्ता शर्तों पर खड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे आदतों की जमीन पर टिकने लगा था। अब हम एक दूसरे की मौजूदगी को नोटिस नहीं करते थे, बल्कि महसूस करते थे। सुबह उसकी हल्की सी खांसी मुझे जगा देती और रात को मेरे कमरे की लाइट देर तक जलती देख वो बिना कुछ कहे दरवाजे के बाहर रुक जाता। अब हम अजनबी नहीं रहे थे, लेकिन पूरी तरह अपने भी नहीं बने थे। कुछ अनकहे शब्द अब भी हमारे बीच दीवार की तरह खड़े थे। शायद हम दोनों को डर था कि दिल की बात अगर जुबान पर आ गई तो जो बैलेंस बना है वो टूट जाएगा। उस दिन काफी बारिश हो रही थी, सिर्फ हल्की फुहार नहीं, बल्कि मूसलाधार बारिश। आसमान जैसे महीनों का बोझ उतार रहा हो। काले बादल इतने नीचे झुक आए थे कि लगता था हाथ बढ़ाकर छू लूं। हवा में भीगती मिट्टी की गंध थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। मैं बालकनी में खड़ी हुई थी, दोनों हाथों को सीने पर मोड़े हुए। बारिश की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे और पलकों पर गिर रही थी। मेरा दिल अजीब तरह से भारी था, क्योंकि अब मैं खुद से सच छिपा नहीं पा रही थी। मुझे यश की आदत हो चुकी थी, उसके कमरे में देर रात तक जलती स्टडी लैम्प की आदत, उसके बिना कहे मेरे लिए चाय मंगवा देने की आदत, उसका मीटिंग से लौटते वक्त सिर्फ एक नज़र से पूछ लेना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और शायद उससे भी ज़्यादा मुझे उसकी मौजूदगी की आदत हो गई। भीग जाओगी? तभी उसकी आवाज़ पीछे से आई, शांत मगर अंदर तक उतर जाने वाली। मैंने मुड़कर देखा, वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। सफ़ेद शर्ट की बाजू हल्की सी मुड़ी हुई थी। उसके बालों पर भी कुछ बूंदें अटकी थी, जैसे वो अभी अभी बाहर से आया हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई। कभी कभी भीगना भी अच्छा होता है, इससे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसके कदम नपे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अनकही बेचैनी भी थी। हर चीज़ अच्छी नहीं होती, उसने धीमे से कहा। कुछ चीज़ें आदत बन जाती हैं, और जब आदत छूटती है तो दर्द होता है। मेरी सांस हल्की सी अटक गई, क्योंकि मैं समझ गई कि वो सिर्फ बारिश की बात नहीं कर रहा। फर्श गीला हो चुका था। मैं एक कदम पीछे हटी और अचानक मेरा पैर फिसल गया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिरने ही वाली थी कि उसने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां मजबूत थी, लेकिन उनमें कोई सख्ती नहीं थी। एक झटके में मैं उसकी ओर खिंच गई और मेरे हाथ उसकी छाती से टकरा गए। हम इतने करीब थे कि मुझे उसकी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों को छू रही थी। उसकी पकड़ अब भी मेरी कलाई पर थी, लेकिन वो पकड़
लेकिन वो पकड़ थामने वाली थी, रोकने वाली नहीं। कुछ पल समय जैसे थम गया। बारिश की आवाज़ भी दूर सी लगने लगी। काव्या, उसने बहुत धीमे से मेरा नाम लिया, जैसे कोई राज पुकार रहा हो। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन दिल की धड़कन बहुत तेज। अगर ये सब सिर्फ 6 महीने के लिए ना हो तो? उसने पूछा। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी जो बड़े मंचों पर निडर होकर फैसले सुनाता था, आज मेरे सामने कन्फ्यूजन में खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहाँ कोई नेता या बिजनेसमैन नहीं था, वहाँ सिर्फ एक इंसान था जो खो देने से डर रहा था। तो क्या होगा? मैंने धीरे से पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे शब्द चुन रहा हो। फिर बोला, तो शायद मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। शायद मैं ये मान चुका हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, और अब तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ दीवारें रह जाएंगी। मेरे मन की जैसे कोई गार्ड खुल गई। लेकिन ये तो एक डील थी, मैंने याद दिलाया, क्योंकि मैं खुद को पूरी तरह बहने नहीं देना चाहती थी। हाँ, वो हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन ये डील कब सच बन गई मुझे पता ही नहीं चला। जब तुमने पहली बार मेरे सामने बिना डरे अपनी शर्त रखी थी, शायद उसी दिन से। और अगर मैं मना कर दूँ तो? मैंने खुद को परखने के लिए पूछा। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जीतना चाहता हूँ, मजबूर करना नहीं चाहता। अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरा जीतना भी हार ही होगा। मेरी आंखों से एक आंसू गिरा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ, कि मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है, कि मैं भी इस रिश्ते को सिर्फ निभाना नहीं जीना चाहती हूँ। उसकी आंखों में जो चमक आई वो किसी जीत की नहीं थी, वो राहत की थी। काव्या, उसने मेरा नाम ऐसे लिया जैसे यकीन कर रहा हो कि ये सच है। मैंने सर हिलाया। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिना शर्त रहना चाहती हूँ। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार उसकी बाहों में हक नहीं था, एक सुरक्षा थी, जैसे वो वादा कर रहा हो कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन अब वो ठंड नहीं दे रही थी, बल्कि एक सुकून दे रही थी, जैसे आसमान भी हमारे फैसले का गवाह हो। उसने मेरे माथे को बहुत धीरे से चूमा और कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ काव्या। मैंने आंखें बंद कर ली और बिना डर के जवाब दिया, और मैं भी। उस पल हमारा समझौता खत्म हो गया। अब कोई समय बाउंड्री नहीं थी, कोई शर्त नहीं, कोई डर नहीं था। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। वहाँ हर मुस्कान के पीछे एक चाल होती थी, और हर दोस्ती के पीछे कोई मकसद। अब जो सामने आने वाला था वो सिर्फ हमारे प्यार का इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि हमारे भरोसे का भी होगा। और इस बार दाव पर सिर्फ दिल नहीं होंगे, बल्कि हमारी पूरी दुनिया दाव पर लगी होगी। दिन बदलते गए, और देखते ही देखते वो 6 महीने जो कभी एक ठंडी सख्त और हिसाब किताब से भरी डील की तरह हमारे सामने रखे गए थे, हमारी रोजमर्रा की सांसों में घुलकर हमारी आदत बन गए थे। अब सुबह की शुरुआत किसी फॉर्मल मूड गुड मॉर्निंग से नहीं होती थी, बल्कि उसकी आंखों की उस नर्म मुस्कान से होती थी जो सिर्फ मेरे लिए होती। और रातें सिर्फ एक कमरे को शेयर करने की मजबूरी नहीं रही, बल्कि दो धड़कनों की खामोश खुशी बन गई थी। उसने मेरे सर दर्द से पहले दवा मंगवाना सीख लिया था, और मैंने उसकी थकान को उसके शब्दों से पहले पढ़ लेना सीख लिया था। वो बाहर दुनिया के लिए अब भी वही सख्त निडर यशराज था, लेकिन मेरे सामने वो धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल रहा था जो अपने फैसलों के बोझ से थका हुआ था, और जिसे पहली बार किसी के कांधे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। फिर भी हमारे बीच एक आखिरी दीवार थी, एक अनकहा डर, एक अनकही झिझक, जो हमें पूरी तरह एक दूसरे तक पहुंचने से रोक रही थी। शायद हम दोनों ही उस पल से डर रहे थे जब ये मानना पड़े कि ये रिश्ता अब सिर्फ समझौता नहीं रहा। एक सुबह उसने अचानक कहा, काव्या, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ कोई हमें पहचानता ना हो, जहाँ कैमरों की चमक ना हो, जहाँ मुझे कोई स्पीच ना देनी पड़े, और तुम्हें मुस्कुराने की एक्टिंग ना करनी पड़े। दिल से मुस्कुराओ। उसने ये बात बहुत आम तरीके से कही, लेकिन उसकी आवाज़ में छुपी थकान ने मुझे एहसास दिला दिया कि ये भागना नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने की कोशिश है। कुछ ही घंटों के बाद हम शहर की भीड़ और राजनीति की चालों से दूर पहाड़ियों के बीच एक ऐसे छोटे से हिल स्टेशन पर थे। बारिश अभी अभी थमी थी। हवा में भीगी मिट्टी की गहरी खुशबू घुली हुई थी। दूर तक फैली हरी वादियाँ बादलों की चादर में लिपटी हुई थी, और आसमान हमारे मन की उलझनों को अपने साथ बहा ले जाना चाहता था। मैं लकड़ी की रेलिंग के पास खड़ी नीचे फैली घाटी को देख रही थी, और मेरे बाल हवा में बार बार मेरे चेहरे पर आ रहे थे।
तभी मुझे अपने हथेली पर उसकी उंगलियों का हल्का सा छुअन महसूस हुआ। मैंने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में आज कोई स्ट्रेटरी नहीं थी, कोई रोब नहीं था। वहां सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ था जो सच बोलने की हिम्मत जुटा रहा था। उसने मेरा हाथ पूरी तरह थाम लिया और बिना नजरें हटाए कहा, ये 6 महीने अब मेरे लिए किसी शर्त का हिस्सा नहीं रहे। मैंने शुरुआत एक मकसद से की थी। मुझे अपनी इमेज मजबूत करनी थी। मुझे लोगों का भरोसा चाहिए था और तुम उस भरोसे की सबसे सच्ची तस्वीर थी। ये सच है और मैं इससे भागूंगा नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि कब तुम्हारी हंसी मेरे दिन की ज़रूरत बन गई, कब तुम्हारी खामोशी मेरे लिए सुकून बन गई, कब तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगने लगी। उसकी आवाज़ पहली बार रोने आ गई थी। उसने आगे कहा, मैं अब जीतना नहीं चाहता, मैं अब साबित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता हमेशा के लिए सच हो सकता है, और अगर तुम ना कहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूर करके नहीं पाना चाहता हूँ। उस पल मुझे महसूस हुआ कि वो आदमी जो पूरी दुनिया को अपने फैसलों से झुका सकता है, आज मेरे सामने खड़ा होकर खुद को मेरे फैसले के हवाले कर रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कमजोरी के नहीं थे, वो उस सच्चाई के थे जो आखिरकार हमारे बीच आ खड़ी हुई थी। मैंने धीरे से कहा, यश, मैंने तुम्हें मजबूरी में अपनाया था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी मर्जी से चुन रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। तुम्हारी जिद को, तुम्हारी खामोशी को, तुम्हारी जिम्मेदारियों के बोझ को, और उस इंसान को जो दुनिया के सामने सख्त है लेकिन मेरे सामने सच बोलने से नहीं डरता। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उसकी पकड़ में कोई हक नहीं था, कोई शर्त नहीं, सिर्फ अपनापन था। ऐसा अपनापन जो दिल से निकलकर सीधा आत्मा तक पहुंच जाता है। पहाड़ियों के बीच बादलों के नीचे हमने पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी समझौते के एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट किया। इस कहानी से ये गहरी और सच्ची सीख मिलती है कि सच्चा प्यार कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे खामोशी से दिल के अंदर जगह बनाता है। शुरुआत चाहे मजबूरी से हो, हालातों के दबाव से हो, या किसी समझौते की ठंडी शर्तों से ही क्यों न हुई हो, अगर दो दिलों के बीच इज्जत, भरोसा और समझदारी की नींव रख दी जाए तो वही रिश्ता समय के साथ मजबूत होकर मोहब्बत में बदल सकता है। कभी कभी हम रिश्तों को उनके शुरुआती रूप में परख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो मजबूरी से शुरू हुआ है वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि इंसान हालातों से जुड़ते हैं, पर दिल एहसासों से जुड़ते हैं। और जब दिल जुड़ जाता है तो शुरुआत की वजह मायने नहीं रखती, बल्कि निभाने का तरीका मायने रखता है। पैसा, रुतबा और दिखावा किसी भी रिश्ते की असली पहचान तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बाहरी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ बदल सकती हैं। असली मजबूती उस अपनेपन में होती है जो बिना शर्त दिया जाए, उस इज्जत में होती है जो बिना मांगे मिले, और उस भरोसे में होती है जो बिना डर के निभाया जाए। असली मोहब्बत कभी सौदे की चीज़ नहीं होती, वो कोई डील नहीं होती जिसे फ़ायदे नुकसान में तोला जाए। वो एक एहसास होता है जो धीरे धीरे विश्वास से पैदा होता है, समझ से पनपता है और इज्जत से मजबूत बनता है। और जब कोई रिश्ता दिल से निभाया जाए तो वो सिर्फ साथ नहीं देता, बल्कि ज़िंदगी को मायने दे देता है। यही इस कहानी की असली खूबसूरती है कि प्यार को साबित करने के लिए शोर नहीं, बल्कि सच्चाई चाहिए। और जब दो लोग एक दूसरे को सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका रिश्ता किसी भी मजबूरी से निकलकर एक मजबूत और सच्चे बंधन में बदल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।